नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंडेट डिकोड और मैं हूं मनीष शर्मा। हर चुनाव में सियासी दलों के अपने अपने मुद्दे होते हैं और नतीजे बताते हैं उनकी सच्चाई। 4 जून को लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स ने भी देश की सियासत की एक स्या सच्चाई बता दी है और वो है जाति की राजनीति, जिसने 10 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर अपना परंपरागत रंग और ढंग दिखाया और बीजेपी को बहुमत से खिसकाया। इस बार देश फिर से जाति और गठबंधन यानी कास्ट और कोएलिशन के दौर में पहुंच गया है, जिसका अनुभव दशकों तक इस देश ने किया था। आज जाति की राजनीति से उपजे परिणामों पर बात करना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि चुनाव में प्रधानमंत्री और बीजेपी की ओर से बार बार कहा गया कि गरीब पिछड़े ही सबसे बड़ी जाति हैं देश में, उनको ध्यान में रखकर ही वो काम कर रहे हैं और योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन परिणाम घोर जातिगत पहचान और हितों पर पड़े वोट की ओर ज्यादा इशारा कर रहे हैं, जिसने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं लेने दिया। हालांकि एनडीए को जीत का हार पहनाया तो कांग्रेस गठबंधन को हार में भी एक जीत का एहसास करा दिया है। इस पूरे कास्ट और कोएलिशन पॉलिटिक्स को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। जाति और गठबंधन की ओर लौटा देश। जाट, ओबीसी और दलित बड़े निर्णायक रहे। मीणा गुर्जर जैसे तबके राजस्थान में विपक्ष के लिए कंसोलिडेट हुए। विधानसभा में बीजेपी के साथ थे लेकिन लोकसभा चुनाव में पलटकर विपक्ष के पास चले। कुछ क्षेत्रों में बीजेपी के प्रति राजपूतों में नाराजगी भी हावी रही। सवर्णों में कम मतदान से बीजेपी को नुकसान हुआ। स्थानीय जातिगत हित और समीकरण हावी रहे, उसी का रिफ्लेक्शन चुनावी नतीजे हैं। विधानसभा चुनाव के उलट बिहेवियर किया राजनीति की, जातियों की राजनीति ने, और उसके चलते ये मैंडेट सामने आया है। अगला ग्राफिक। आरक्षण संविधान बदलने के मुद्दों ने पिछड़ों को लुभाया। राहुल गांधी और ओबीसी प्रतिनिधित्व पर आक्रामक रहे बीजेपी के खिलाफ। केंद्र सरकार में अफसरों की जातियों पर घेरा, बीजेपी को अगड़ों की पार्टी बताया। चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने को मुद्दा बनाया। बीजेपी संविधान संशोधन पिछड़ों का हक खत्म करेगी, बार बार राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कहा, अखिलेश ने कहा। नतीजतन यूपी जैसे राज्य में ओबीसी और दलितों में बिखराव हुआ और नाराजगी दिखी। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन राज्यों में भी असर रहा। ओबीसी प्रतिनिधित्व पर राहुल आक्रामक रहे। नेक्स्ट ग्राफिक। एससी एसटी का बीजेपी से मोहभंग, विपक्ष का चढ़ा रंग। 131 सीटें एसटी एसटी की, एससी एसटी की 84 सीटें एससी की हैं और वहीं पर 28 इनमें बीजेपी के खाते हैं, 18 उन्होंने गंवा दी। 20 कांग्रेस और 1 आप ने जीती। 35 पर अन्य दलों के उम्मीदवार जीते। 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, इसमें भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी को 24 सीटें मिली हैं, 7 का नुकसान हुआ है। चलिए अब मेहमानों की ओर रुख कर लेते हैं। ये अगला ग्राफिक आप और देख सकते हैं। बीजेपी के 50% वोट वाले राज्य आधे हो गए हैं और इस वक्त कांग्रेस से सुमित गर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। उससे पहले इसको ग्राफिक को कंप्लीट कर लेते हैं। दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, ऐसे राज्यों की संख्या पहले 12 थी, लेकिन अब बीजेपी के 50% से ज़्यादा वोट वाले सिर्फ 6 राज्य हैं। पहले 12 थे 2019 में, यानी आधे स्टेट्स में बीजेपी 50% पर रह गई इस चुनाव में। तो 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज मीणा बीजेपी से जुड़ेंगे, सुमित गर्ग कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, जितेंद्र यादव पॉलिटिकल एनालिस्ट और कमल कुमार सेफोलॉजिस्ट होंगे। और सुमित जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुमित जी बहुत स्वागत। आप लगातार हमारे साथ चुनाव में भी बने रहे, मैंडेट के बाद भी बने रहे। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जो जाति की राजनीति देश में कही जाती थी, कोएलिशन पॉलिटिक्स कही जाती थी, जो सबसे बड़ा दंश रहा लोकतंत्र को लेकर कहा गया। बीजेपी बार बार इसको मुद्दा बना रही थी कि सबसे बड़ी जाति गरीब है। आपने लोगों को कन्विंस कर दिया, राहुल गांधी ने कर दिया कि नहीं, आपकी जाति, आपकी पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है। दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं मोदी, इसलिए आप हमारे साथ आइए। इसका फायदा आपको पहुंचा? मनीष जी नमस्कार। मनीष जी, जहां तक जातियों की सवाल है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें, मीणा, जाट, गुजर, ये सब किसान जाति हैं। आप इनको जाति में नहीं देख के इनको किसान और नॉन किसान से, किसान के साथ जो बीजेपी का बर्ताव रहा,
जिस तरह से किसानों पर अत्याचार किया गया, किसानों को एमएसपी नहीं दिया गया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए करेंगे, दिया नहीं दिया, 2300 रुपए दिया। जब किसान ने अपनी मांगे मनवाने के लिए किसान एकत्र हुआ तो क्या किया? बर्बरत की सारी हदें पार कर दी भाजपा ने। तो ये कहना कि जातिगत लामबंद हुए, नहीं, किसान लामबंद हुआ। जो जातियां किसान हैं या किसानी का काम करती हैं वो इसलिए लामबंद हुई कि बीजेपी ने उन पर अत्याचार किया। तो ये कह देना कि जातिगत लामबंद हुआ, मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात हुई कि आरक्षण की बात आई, तो निसंदेह मोहन भागवत जी ने एक बार कहा था, और 400 इनको चाहिए थे। वो 400 किस लिए चाहिए थे? वो ज्योति मिर्जा जी के वीडियो ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान बदलना है। संविधान में क्या बदलना चाहते थे? यही तो बदलना चाह रहे थे। साज और छुपे बैग, जिसको कहते हैं बैकडोर से, ये कहीं ना कहीं ये अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सुमित जी, मोहन भागवत ने वो बात पहले कही थी और उसके बाद संघ ने, बीजेपी ने, तमाम नेताओं की ओर से सफाई आ गई थी कि ऐसा कोई मकसद आरक्षण खत्म करने को लेकर नहीं। वो बिहार चुनाव की पुरानी बात कर रहे हैं आप। इस चुनाव में आप ही ने इसको मुद्दा बनाया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, हमने इसलिए बनाया, इसको बनाया, मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन, रेलवे का कर दिया, सेल का कर दिया, बेल का कर दिया। ठीक है, ठीक है, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। पंकज मीणा हमारे साथ इस वक्त पर मौजूद होंगे, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज मीणा और वहीं पर कमल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। कमल कुमार का पहले रुख करेंगे। कमल जी, जिस तरह से जातियों का रुख रहा इस चुनाव के अंदर, आपने भी खास तौर पर देखा कि किस तरह से यूपी में रिजल्ट्स आए और राजस्थान में जो रिजल्ट्स आए, हरियाणा की आप बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। आपको लगता है कि रिजर्वेशन खास तौर पर स्मॉलर कास्ट का, मतलब पिछड़ी कास्टों का, पिछड़ी जातियों का, उसको लेकर एक बड़ा कंसोलिडेट कर पाई कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ और ये मुद्दा काम कर गया? जहां तक आप बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की और उसको छेड़ने की बात, तो बीजेपी के ऊपर ये एक तरीके से जो अगड़ी पार्टी का तमगा भी है और कुछ हद तक ये बात उसी तरीके से सत्य है कि जैसे मुस्लिम और दलित जो हैं वो कांग्रेस के ही वोट बैंक होते थे, उसी तरीके से अगड़ी जातियों का वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पास है। ये मोटा मोटा एक पूरे हमारे बोलचाल में है ही, और उसके अंदर सत्यता के अपने अपने परसेंटेज है। तो अब बात यह आती है कि क्या वास्तव में इस बात को जब इन्होंने नैरेटिव सेट किया तो उस बात में ये उसको सफल कर पाए? तो उसमें कह सकते हैं काफी हद तक उन्होंने ये सफलता पाई। उन्होंने 400 के उस आंकड़े को इससे जोड़ा कि 400 को लाकर ये आरक्षण को खत्म करेंगे, और चूंकि बीजेपी के ऊपर ऑलरेडी अगड़ी पार्टियों की अगड़ी जातियों की पार्टी होने का तमगा है, तो उनके लिए बड़ा आसान है ये नैरेटिव को सेट करना और उनके ऊपर ये आरोप लगना कि हाँ ये कर ही सकते हैं, और जब इनके पास 400 होंगे तो कर दे। जबकि उसके इतर ये उसको डिफेंसिव होके संभालते ही रहे कि सब हमने नहीं किया, हमारे पास तो ऑलरेडी 400 सांसद तो थे ही, जब हमने बड़े बड़े काम कर लिए तो ये क्यों करते, और क्यों हम जब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ आदेश आया तो हमने तुरंत उसको संसद से उसे वापस सही करवा दिया, एक तरीके से उसको वापस हम पुरानी शेप में ले आए। और वो आदेश क्या था कि भाई 1 महीना तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी। अच्छा। तो जब उसको भी बदल दिया उन्होंने, तो ये बात तो सही है उनके स्तर पर कि साहब हम ऐसा करके अपनी स्थिति को क्यों खराब करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि उनके ऊपर जो अगड़ी जातियों का साथ होने का जो पूरा सहयोग है, उसका उनको एक तरीके से ये नैरेटिव बनाने में उनकी तरफ से ये सही रहा और उसमें ये सफल रहे, क्योंकि उन्होंने 400 मांगा और उन्होंने 400 से जोड़ा कि आप आरक्षण और संविधान को बदलेंगे। तो ये नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से था और उसमें नो डाउट कांग्रेस उसमें सफल रही, और इस वजह से जो पार्टी जो जातियों को लामबंद था वो आसानी से हो सका, और विशेष करके दलित और पिछड़ों का लामबंद आसानी से कर सके। तो ये मुझे पूरी तरीके से लगता है कि इसमें कांग्रेस ने अच्छी तरीके से बाजी मारी है। अब तक बीजेपी बाजी मार रही थी, लेकिन उनको उन्हीं के नारों में फंसा दिया, जैसे कि कई बार बीजेपी कांग्रेस को फंसा दे। ठीक है, यानी जो बड़े खामोशी से मतदाताओं के जहन में था
संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, बीजेपी कोशिश करती रही कि ऐसा कुछ हम करने नहीं जा रहे हैं, उल्टे मुसलमानों को आरक्षण कांग्रेस देगी, ये बात उठाते रहे। लेकिन इस बार लोग उस नैरेटिव में नहीं फंसे। पंकज जी, मेरा सवाल अब आप ही से होगा। आप लगातार गरीब को सबसे बड़ी जाति बताते रहे, लेकिन चुनाव में ये मुद्दा गरीब की जाति का नहीं था, खुद अपनी पहचान और अपने अस्तित्व का ज़्यादा बन गया। लोगों ने कुछ और ठान रखा था, आरक्षण संविधान जैसा अभी हमने बताया। आप मानते हैं कि सीधा कुछ जातियों ने अपने अस्तित्व और पहचान से इस बार चुनाव को जोड़ा, उनको क्या फ़ायदा मिला, उनके स्थानीय जातिगत क्या हित है, उससे उन्होंने इस बार मैंडेट तय किया, और राजस्थान में उसी के चलते आपको सीटें घटी और यूपी में आप बहुत पीछे रह गए। कांग्रेस के अंदर सत्ता की मलाई चाटने का तड़प इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने समाज को तोड़ने, जातियों में बांटने, क्रम फैलाने, सारे काम उन्होंने किए। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि अगर कई संविधान बदलने की बात करें, संविधान संशोधन की बात करें या संविधान के साथ खिलवाड़ की बात करें, तो 65 साल से 60 साल के शासन में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, संविधान को बदलने का काम किया, या यूं कहो कि संविधान का मजाक बना के रखा। और मैं तो आज का आपको ताजा उदाहरण देता हूं कि आज जो चुनाव परिणाम आए हैं पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में आए हैं और जनता ने एनडीए को सरकार चलाने का एक तरह से आदेश दिया है। उसके बावजूद आप देखिए ये तथाकथित घमंडिया गठबंधन है, ये सरकार बनाने की बात कर रहा है। जब चुनाव में मैंडेट आपको एनडीए को जनता ने दिया है, तो कहीं ना कहीं पक्ष के जो नेता हैं, इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, उनको ये स्वीकार करना चाहिए था कि भाई जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया, हम जनता के आदेश को सिरदारी नहीं, वो तो उन्होंने मान लिया, खड़गे ने बोल दिया, कांग्रेस ने बोल दिया, पंकज जी अब तो बोल दिया कि हम सरकार की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें विपक्ष का मैंडेट है, हम विपक्ष में बैठेंगे। वो उस स्थिति में आया ये स्टेटमेंट भी जब एनडीए गठबंधन की पूर्ण गठबंधन की बैठक हो गई और प्रस्ताव पारित होके, प्रस्ताव जब राष्ट्रपति के लिए भेजे जाने के लिए सहमति हो गई, उसके बाद भी ये स्टेटमेंट आता है। मैंने परसों शाम को परिणामों के बाद में आदरणीय राहुल गांधी जी की और खड़गे साहब की प्रेस रिलीज देखी थी उन्होंने। उसमें वो कहते हैं, पत्रकार ने पूछा कि आप क्या सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कहते साहब हम अपने सब साथियों से मिलकर तय करेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप संविधान प्रदत्त चुनाव की जो पद्धति है जिसमें एनडीए गठबंधन को सरकार चलाने का मौका दिया है, उसके आप खिलाफ हैं। अदरवाइज आपको स्वीकार करना चाहिए कि भाई हम विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में रहते हुए हम अपना रोल प्ले करेंगे। परंतु मैं अभी भी कह रहा हूं कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सत्ता की मलाई चाटने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कितनी भी नीची हरकत कर सकता है, और वो इस चुनाव में करके दिखाया। नहीं, लेकिन ये आरोप चुनाव भर में पंकज जी आप पर लगता रहा कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, चुनाव जीते गए, कांग्रेस पार्टी का मर्ज कर दिया, ईडी सीबीआई आप पर तमाम आरोप लगे, आम आदमी पार्टी की ने भी आप पर आरोप लगाया दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। लोगों ने वो इंदिरा गांधी के दौर की भी कंपैरिजन किया, अघोषित आपातकाल कुछ लोगों ने कहा। छोटी सी लाइन देके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। क्या किसी भी सत्ताधारी दल को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करने का अधिकार नहीं होता? अगर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है, लेकिन वो सिलेक्टिव करप्शन की बात पर आरोप है, वो वॉशिंग मशीन का जिक्र करते हैं फिर कि वही बीजेपी में आदमी चला जाता है तो फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता है। क्या उसका राइट बन जाता है कि भ्रष्टाचार करे? नहीं, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। आपकी सरकार तो आई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर थी, ठीक है, बिल्कुल। पंकज जी लौटेंगे आपके पास। मेरे साथ मेरे पास जितेंद्र यादव भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जितेंद्र, बहुत स्वागत आपका। मेरा सवाल आपसे पहले यही होगा जितेंद्र, 10 साल पहले बीजेपी जब सरकार में आई, दोनों बार रिकॉर्ड बहुमत मिला, इस बार बहुमत नहीं मिलता। बीजेपी कहती रही कि जाति रहित समाज वो तैयार करना चाहते हैं जहां पर इक्वालिटी हो, सबके हक की बात हो, अंत्योदय की बात बीजेपी हमेशा से करती रही। लेकिन इस बार जाट, गुर्जर, यादव, दलितों ने अपने अपने हिसाब से वोट किया, जहां जहां प्रभावी हैं अपने पॉकेट्स में, वहां पर उन्होंने उनका परंपरागत जो रुख रहा पॉलिटिक्स को लेकर वो उसके हिसाब से वोट किया और वो रिफ्लेक्ट हुआ। कॉलिशन पॉलिटिक्स फिर से एक बार देश में अब शुरू हो गई है। आपको लगता है, इसी से जुड़ा मैं आपसे सवाल करूंगा, SC STs को लेकर खास तौर पर, ओवरऑल कमेंट भी मैं चाहूंगा। SC STs की 131 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी ने 25 गंवाई हैं, यानी जो बहुमत का डिफरेंस मोटा मोटा इसी से तय हो गया। मनीष, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बिल्कुल पिन पॉइंट
कहते हैं ना कि बहुत सारे समुद्र में से आपने मोती निकाल के पूछा है मुझसे। अब मैं आपके सीधे सवाल पर आने से पहले 2-3 तथ्य बताऊंगा जी। यहाँ जाट, राजपूत, एससी और एसटी, हमें ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान की राजनीति में ये चारों बड़ा महत्व रखते हैं। यहाँ अब अगर मैं सीधा दोनों पक्षों की बात करूं, बीजेपी का लोश, उसका खोना और कांग्रेस का पाना, दोनों को एक साथ बोलता हूं। सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी ने यहाँ के इलेक्शन को दिल्ली का इलेक्शन एक तरह से समझ के बस ये बहुत बड़ी गलती की। बीजेपी से जो छूटा वो है कि स्थानीय मुद्दों से किनारा करना, एक बात। दूसरी बात है कि स्थानीय मुद्दों से किनारा आप कर रहे हो, जाट और राजपूत विवाद उभर कर सामने आ रहा है। चूरू में सांसद जो लगातार जीत रहे हैं, राहुल कसवा का टिकट काटने की बात हो, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर बेनीवाल का विवाद हो, या युवा जो भाटी है उसको ना समझ पाने की गलती हो, या फिर पूर्वी राजस्थान में एससी एसटी के मन को भांपने के अलावा किरोड़ी लाल जैसे कद्दावर नेता के महत्व को अंडर एस्टिमेट करने की गलती हो। अच्छा, ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब आप केवल केंद्रीकरण की राजनीति के भक्त बन जाते हैं। ऐसा भारतीय राजनीति में अक्सर हुआ है। और दूसरी बात साथ में, वो कहते हैं खाज में कोढ़ का काम, कि जो डैमेज हुआ उस पे पीछे से कंट्रोल करने के लिए कोई केंद्रीय नेतृत्व या मजबूत नेता की कमी बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे जिम्मेदार नेता डैमेज कंट्रोल करने के लिए नहीं था, बल्कि उसको बढ़ाने में एक और बात ने योगदान दिया। राजपूतों का वोटिंग में, जो कि बीजेपी का एक ट्रेडिशनल वोट बैंक कहा जाता है, उसका वोटिंग में कम से कम रुचि होना, उसने बाहर निकलकर वोट नहीं किया। आप सारी सीटों पर बारीकी से जब आंकड़ों को देखोगे तो हमें वसुंधरा राजे की जो अनदेखी और उसके समर्थकों को जो साइडलाइन करने का जो खामियाजा है वो उस पूरे बेल्ट में देखने को मिला। तो यहाँ मैं 1-2 कारण नहीं बताऊं, सिर्फ एससी एसटी की नाराजगी वाली बात का, जैसे अभी नैरेटिव की बात कर लेंगे, संविधान बदलने वाला जो नैरेटिव बनाया गया। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में बात इससे कहीं आगे चली गई। राजस्थान की राजनीति में आप जाटों के मुद्दे को, राजपूतों के मुद्दे को, गुर्जर और यादवों और मीणाओं के मुद्दों को बराबर तोल के चले तो बेहतर रहेगा। यहां कतई नहीं साध पाए दोनों। अगर मैं कंक्लूड करूं मेरी बात, ठीक है, एससी एसटी के भावनाओं को ना समझने का खामियाजा तो आपने भरतपुर में देखा, दौसा में देखा, सवाई माधोपुर में देखा, पर उतनी ही गलती जाटों और राजपूतों को ना समझ पाने की तो मारवाड़ में देखने को मिली ना। तभी तो 11 सीटें। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात, जो गलती बीजेपी ने की वहीं कांग्रेस ने उतना ही प्लस पॉइंट दिखाया कि 3 सीटें उसने ऐसे अपने गठबंधन को उदारता से दी, और आप देखिए तीनों सीटें निकाली उन्होंने। तो यहाँ जो मुझे जो बड़ा फॉल्ट नजर आ रहा है। अच्छा जितेंद्र, एक बात बड़ी दिलचस्प आपने ये गठबंधन की बात की, मैं इसी में सवाल जोड़ देता हूं। एक जब चुनाव के नतीजे अलग है, अब तो हम आराम से उसको डाइसेक्ट कर सकते हैं, बड़ा विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो था। कहा जा रहा था कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, लोग टिकट लौटा रहे हैं, कांग्रेस की मजबूरी है इन सीटों को दूसरों के लिए छोड़ना, लेकिन वो कांग्रेस के लिए फायदा कर गया। मसलन पंजाब का आप उदाहरण ले लीजिए कि वहां कोalition नहीं होना कांग्रेस के फायदे की बात हो गई, जबकि कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा इस तरह का। दिल्ली में कोalition क्या नुकसान हो गया? देखिए मनीष, 22 उम्मीदवार कांग्रेस ने यहां बदले, ये ठीक है। उस वक्त ऐसा लोगों ने अपनी जितनी उनके हिस्से की समझ है उस समझ के हिसाब से उन्होंने अनुमान लगाया कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे होंगे। पर राजस्थान पर बोलने से पहले मैं आपको 3 और बात बताऊंगा। देखिए, एक एनसीआर रीजन आता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, मैं स्थानीय हूं, अलवर से बिलोंग करता हूं, तो मैं जानता हूं अलवर की राजनीति में दिल्ली का सीधा प्रभाव देखने को मिलता रहा है आज तक के इतिहास में। बिल्कुल। पूर्वी राजस्थान हमेशा बेहद संकीर्ण और क्षेत्रीय राजनीति पर केंद्रित रहा है, स्थानीय नेता और स्थानीय मुद्दों पर चलता है। मारवाड़ जो है, मारवाड़ का पूरा ध्रुवीकरण जाट और राजपूत राजनीति यानी, और अब मेवाड़ रीजन की बात करें तो वहां पे वसुंधरा फैक्टर, राजस्थान को आप 1 या 2 पैरामीटर पर समझने की गलती कतई ना करें। बिल्कुल नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है। राजस्थान में ये गलती बीजेपी कर बैठा है, उसके दिमाग से मोदी की गारंटी शब्द नहीं निकला। या तो आपके पास विकल्पों की कमी थी या विजन की कमी थी। नहीं, विजन की बात होने से पहले विकल्प पर ज्यादा बेहतर है बात करना, क्योंकि वाकई बीजेपी के पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन ये भी दिलचस्प होगा इसको देखना कि विधानसभा और लोकसभा में कैसे अलग अलग इन्हीं जातियों ने बिहेव किया है। मैं सुमित जी आपके पास लौटता हूं, एक बार फिर से संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, समय बहुत कम है। मीणा गुर्जर कॉम्बिनेशन विधानसभा में
उन्हीं इलाकों में बीजेपी के पक्ष में रहता है। मसला आप टोंक सवाई माधोपुर की बात कर लीजिए, उसे सटे इलाकों की बात कर लीजिए, अब दौसा के आसपास की बात कर लीजिए, लेकिन पूर्व की पूरे राजस्थान की बात कर लीजिए, शेखावाटी और उसके ऊपर उत्तर में जरूर कांग्रेस के पाले में गया, लेकिन वही जातियां लोकसभा में अलग ढंग से बिहेव करती हैं। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस जो ग्राउंड पर चुनाव लड़ रही थी, जिस तरह से बीजेपी नैरेटिव बना रही थी कि भाई कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और वहां पर पूरी पार्टियां शामिल हो गई है, आपको क्या लगता है क्या बड़ा मेजर आपके पक्ष में काम कर गया? कोई एक या दो चीज आपके यहां से कांग्रेस की स्ट्रेटजी के हिसाब से? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, क्या आपको लगता है? नेता हैं दोनों ही हमारे बड़े नेता। जहां तक आपका प्रश्न है, मैं बता देता हूं कि इसमें बीजेपी का झूठ की बहुत बड़ी भूमिका रही। हाँ। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में झूठ बोला जातियों से, मीणाओं से झूठ बोला कि हम किरोड़ी लाल जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, मीणाओं का झूठ बोल के वोट ले लिया। पूर्वी राजस्थान की अभी जितेंद्र जी बात कर रहे थे, बता देता हूं मैं, यादवों से झूठ बोला बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना देंगे, वोट ले लिया। लेकिन जी लोकसभा चुनाव आते आते स्थिति क्लियर हो गई, समाजों को सबको पता पड़ गया, जातियों को पता पड़ गया किसानों के साथ ये क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही फर्क पड़ गया। मैं आखिरी पड़ाव पर पंकज जी आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सुमित जी समय बहुत कम है, पंकज जी आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स। लोकसभा चुनाव में वही मीणा गुर्जर, जिस तरह से सुमित जी कह रहे थे, उनसे बात करता हूं, क्या आपने मीणाओं को जो प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं कर पाए आप? गुर्जर मीणा कॉम्बिनेशन ईस्ट में आपके साथ कंसोलिडेट हुआ, लेकिन लोकसभा में एकदम उलट स्थिति हो जाती है, जाट और नाराज हो जाते हैं। आप जातिगत समीकरण नहीं साध पाए, स्थानीय चुनाव हो रहा था लेकिन आप उसको राष्ट्रीय समझकर चल रहे थे, ये बड़ी खामी रही। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरी शिद्दत के साथ लड़ा और मैं इन आंकड़ों पे, अगर आपके दिए हुए आंकड़ों पे बात करूं तो हम कहीं भी नुकसान में नहीं है। 47 सीटें पूरे देश में जनजाति की आरक्षित है, उसमें 24 पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसका मतलब मोर देन 50% हम विजय हुए हैं। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी टोटल सीट का एवरेज देखें तो हम 240 पे हैं, यानी देश की जो सीटें हैं उसके लगभग हम 40-50% पे है। तो मुझे समझता है कि लगता है कि अगर हमने इसको एक कंपैरिजन किया जाए तो जनजाति क्षेत्र में हम जीते ही है, जनजाति क्षेत्र में हमको बढ़ती मिली है, इसमें कोई कमी बेची नहीं है। नहीं, लेकिन फिगर कुछ और कहता है। नहीं, माफ कीजिए पंकज जी, मैंने अभी वही रखा, 131 सीटें हैं, आपने 25 सीटें उनमें से गंवाई हैं, जो आप अगर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस वक्त पे। 6 राज्यों में आपके 50% वोट रह गए, पहले 12 में थे। आपने जो सीटें गंवाई हैं SC ST में 25 सीटें आपने गंवाई हैं, उसमें दौसा भी शामिल है, उसमें बांसवाड़ा भी शामिल है, अगर उसमें भरतपुर। आप अगर वाकई वो जो नैरेटिव आपका, आपने जो एजेंडा तय किया उसको आप लोकल लेकर चलते तो निश्चित रूप से आपको फायदा हो सकता था और आप बहुमत के आसपास हो सकते थे। 25 सीटें आपने गंवाई, लगभग 270 का आंकड़ा आप छू जाते। मनीष, मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूं कि जो आरक्षण से छेड़छाड़ होगी, कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया, इससे कुछ प्रतिशत मतदाता तो प्रभावित हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु फिर भी मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, आंकड़ों का हम और बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो जनजातीय वर्ग का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव है, आज भी है, पहले भी था। और मैं ये समझता हूँ कि जनजातीय वर्ग अब चूंकि आजादी को 75 साल हो चुके हैं और शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है और आजादी के बाद की आज तीसरी पीढ़ी मतदान कर रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो जमाना था। नहीं, लेकिन पंकज जी आप जनरल सीट की बात कर लीजिए, जयपुर ग्रामीण जनरल सीट है, 7 विधानसभाएं आप हार गए। मैं 1600-1700 वोट से आप झोटवाड़ा में आगे रहकर जीत पाए, वरना आप जयपुर ग्रामीण सीट भी गंवा देते, वो तो रिजर्व सीट नहीं है। इसलिए आपको एक कंप्लीट हॉलिस्टिक आपको वाकई मंथन करने की जरूरत है, ये आपने स्वीकारा, अच्छी बात है। मैं पंकज, कमल कुमार जी आपका रुख करना चाहूँगा। पूरे चुनाव में बात CA की हुई, जो पहले चुनाव से पहले चल रही थी, मुसलमानों को बताया गया नागरिकता छीन लेंगे, जब से CA आया उसको उनका NRC के नाम पर कई बार भड़काया गया, शाहीन बाग जैसे एपिसोड हुए, संविधान बदलाव और आरक्षण इस चुनाव में रहा। आपको लगता है जब अफवाहों पर ही अगर मोबिलाइज कर लिया जाए लोगों को, तो फिर कोई पार्टी कितना लाख काम कर ले, वो कैसे कन्विंस कर पाएगी कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो बात है वो एक अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हम पहले भी जब चर्चा करते आए तो ये देखते आए हैं कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस जो हैं वो ज्यादातर हैं वो इमोशंस पे ज्यादा टिके हुए। अगर परफॉर्मेंस पे टिके होते तो फिर बात ही अलग होती। यहाँ इमोशंस का खेल बहुत अच्छे तरीके से कोई खेल ले और वो उस जीत को पहुंचा देता है। अभी तक की जो बात यह है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इमोशंस के खेल को बहुत अच्छे से खेला था
और उसके अंदर वो हमेशा सफल भी रह रहे हैं, अभी भी सफल है। लेकिन अब स्थानीय मुद्दों के अंदर जो है वो नैरेटिव और इमोशंस को कैश करने के लिए कांग्रेस ने भी अपने स्टेप्स डाल दिए और उन्हीं इमोशंस के साथ वो खेलने लगे। उन इमोशन से आप कनेक्ट बना लीजिए, कनेक्ट बना के आप अपनी तरफ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस तो दूसरी बात है। अब अगर आप मुझे बताएं कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं नौकरी देना चाह रहा हूं, या मैं ये फलाना देना चाह रहा हूं, मैं ये डेवलप करना चाह रहा हूं, गरीबी दूर करना चाह रहा हूं, तो भैया किसको किसने रोका था? सरकारें, ऐसी तो बात नहीं थी कि नहीं थी, ना उन्होंने किया ना इन्होंने किया। फिर लोग किसको वोट डाले? इन दोनों को ना डाले, नोटा को डाले, तब तो मजा आए। लेकिन लोगों को फिर भी आप कनेक्ट कर पाते हैं इमोशनल इश्यूज पर, और इमोशनल इश्यूज पर, चाहे वो हिंदू का इश्यू हो, चाहे वो मुस्लिम का इश्यू हो, चाहे वो आरक्षण का इश्यू हो, चाहे आइडेंटिटी का इश्यू हो, चाहे वो फिर राष्ट्रवाद का इश्यू हो, चाहे फिर वो हिंदुज्म का इश्यू हो, ये सारे के इमोशनल इश्यू हैं जिनको आप छेड़ के चुनाव में जीत हार को अच्छे से हासिल बिल्कुल वही इमोशनल से रैशनल बनाने की कवायद होनी चाहिए। आखिर में मैं 20 सेकंड में जितेंद्र आपसे जानना चाहूंगा, जो जातियां बीजेपी के वोटर्स फिक्स नहीं है, मान लीजिए जो जिक्र हमने किया जाट, ओबीसी, दलित वर्ग में, उनमें बीजेपी के लिए लर्निंग है कि वो आगे कैसे सेंध लगाए। संक्षिप्त में मैं जानना चाहूंगा कि वो उसके कंसोलिडेट वोट बैंक बन पाए, ब्राह्मण अगड़ों की तरह और राजपूत वोट बैंक की तरह। मनीष, आपके सवाल का मैं हो सकता है पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि आपके मर्माकिफ जवाब ना दे पाऊं, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं वो अलग देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में अब इलेक्टोरल बिहेवियर को एक नए सिरे से समझने की जरूरत है, और एक नई परिपाटी जो परंपरागत सोच से हटके पनपेगी। क्योंकि मेरी बात का समर्थन अयोध्या, आप फैजाबाद सीट से भी देख सकते हैं कि अब स्थानीय मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब जो संसदीय चुनाव है उसको हम केवल संसदीय कहकर अवॉइड नहीं कर सकते। अब स्थानीय मुद्दे, अब जिसमें उम्मीदवार है, विकास का, स्थानीय मुद्दों का बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, एक तरह से लोकतंत्र के लिए अच्छी बात कही जा सकती है जितेंद्र, के लोगों को अपने जुड़ाव और अपने स्थानीयता के बिल्कुल भरोसे किसी एक चेहरे पर, दिल्ली को देखकर वो मतदान नहीं करें। ये बड़ी बात वाकई इस रिजल्ट से निकल कर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप चारों हमारे साथ जुड़े।